आज नवरात्रि का दूसरा दिन। सभी मार्गदर्शकों से पहले प्रश्न का अर्थात माँ बनने के करियर का उत्तर हमने सुना। दूसरे प्रश्न की ओर जाने से पहले संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। हम सभी माताएं जो करियर में स्वयं को व्यस्त रख रहे हैं, वह सब करियर में हमें पैसा, प्रसिद्धि, मान सम्मान यह सब मिलता है, परंतु माँ बनने के करियर से नव युवतियों को ऐसा लग सकता है कि मेरे जीवन के कुछ साल वेस्ट तो नहीं जा रहे हैं। मेरी फिगर, मेरा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, हायर एजुकेशन सब रुक जाएगा। बाद में बच्चों का करियर, उनका स्कूल, करियर, संगोपन, इसमें ही मेरा समय निकल जाएगा। परंतु माँ बनने के बाद एक हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो शब्दों से नहीं केवल अनुभव से ही प्राप्त होता है। हमारे ग्रुप के जो गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर गौरी करंदीकर, इनको प्रत्येक पेशेंट के डिलीवरी के बाद माता का तथा परिवार के लोगों का आनंद, खुशी का प्रत्यय आता ही होगा। उन्होंने बताए हुए लविंग, केयरिंग, सैक्रिफाइस, टॉलरेंस ऐसे जो गुण हैं वे सभी संबंधों में उपयोगी है। समाज में इन गुणों की वृद्धि होगी तो ही सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रह सकते हैं। यह गुण प्रकृति में बढ़े, इसलिए निसर्ग का मातृत्व यह वरदान है। आयुर्वेदाचार्य अनीता कुलकर्णी, इनके विचार उन्होंने अपने जीवन में उदाहरण के साथ प्रस्थापित किए हैं। उनकी बेटी डॉक्टर चिन्मयी जो MDS है, हायर एजुकेशन, जॉब, प्राइवेट प्रैक्टिस यह सब करके एट द एज ऑफ 30 उसकी डिलीवरी हो गई। एज ए आयुर्वेदाचार्य सब ज्ञान होना अलग बात है, परंतु वह अपनी बेटी तक पहुंचाना और उससे वो करवा लेना, यह आज का चैलेंज जॉब उन्होंने सक्सेसफुली पूर्ण किया है। जिग्ना दीदी से परंपरा आगे ले जाने का महत्व हमने सुना। हरग्रेस राधा रानी माता जी को, जो बॉम्बे के काउंसिलर और साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपनी 3 बेटियों के साथ अपना पेरेंटिंग एंजॉय किया, यह भी हमने देखा। हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, यह हमने कहीं बाजार से खरीदा नहीं है, हमारे पूर्वजों का ऋण है, जिसे मातृ पितृ ऋण कहते हैं। यह ऋण से मुक्ति हमें तभी मिलेगी जब हम हमसे भी अच्छा व्यक्तिमत्व इस सृष्टि को समर्पित करेंगे। ऋण की पूर्ति विद इंटरेस्ट की जाती है, इसलिए हमें जो प्राप्त है वो, और हम इस जीवन में जो कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं वह उसमें ऐड करके हमें आने वाली पीढ़ी को देना, यह बहुत महत्वपूर्ण करियर है। यह ऋण पूर्ति का समाधान जीवन के अंत तक हमारे साथ रहता है। ऐसा मेरा नहीं, शास्त्र का कहना है। अभी हमारा दूसरा प्रश्न है, माँ बनने के साथ आप जो भी करियर या कुछ विशेष सेवा कर रहे हो, उसका बैलेंस आपने आपके जीवन में कैसे किया? Well, the question posed to me today was that as a professional, how did I manage my work-life balance? Actually, as a professional, being a gynecologist, there have been times when I had to work in the day, emergencies in the night, and also surgeries and also academic achievements and academic updates to be kept. As a child, as every mother knows and every family knows, that as a child needs quality time, and more than quality, just needs time with the mother, and also of course a lot of sharing. So managing this work-life balance, I would like to put it that I looked at my profession and my child as siblings, and whenever I was with any of them, I tried to give them my wholehearted dedication, my commitment, myself, and also always worked that I would create or be with them and try to give the best of me that was available. Also, I tried to keep my thoughts, and I shared my thoughts and kept them realistic, in the sense that I would always share what is happening with my work, with my child, with my family, and also my patients. And fortunately enough, most of my patients have been very understanding, and they also knew that yes, when I was with them, I was giving my wholehearted dedication and I was completing my responsibilities. Of course, one cannot have it all. There have been times when there have been compromises, sacrifices to be made, but everything comes with some cost. And looking back, or I would say even today, yes, it gives a lot of satisfaction that I have tried my best. So balancing work-life balance is a myth,
I would put it. And it is not easy to draw a line between your profession and your work and your family and your personal life. It is all intermingled, and it's needed to be given your priorities and responsibilities at that moment, which can be made as a deciding factor. So whenever there have been instances when yes, there was a little difficulty in deciding now whether I should give priority to my work or to my life or to my family or to my child, the commitment or the deciding factor was the priority at that time, the responsibility that I shouldered at that moment of time. And I have been fortunate enough that my patients and my staff, everybody has been very considerate, and at the same time I've had a very supporting family, which probably everyone might just not have. But still, I would say work life balance, yes, we need to be realistic, and then put forth our commitment wholeheartedly. And I think eventually that is something which probably might be working with working women. Thank you. Hare Krishna. Have you seen a tightrope walker walking with a bamboo in his hands? He tilts a little to the left, a little to the right as he is moving forward. And that's called a balancing act. That's what all of us mothers do every day in, day out. We pay attention to so many areas of our own life: health, spirituality, work, family, and to the needs of the family too. At the same time, when we are paying attention, sometimes we tilt to the left, sometimes we tilt to the right. That means we are giving our focus and energy, or we are shifting our focus and energy where it is needed the most. So, this is a question that I ask myself when I'm confused about prioritizing things. Where am I needed the most? What matters the most right now? What do my children need right now? Even the children's needs change from time to time. Our work needs would change, our own health needs would change. So, wherever we are needed the most, we should pay attention over there. The second question I ask myself is that am I able to manage what I'm taking up? Am I chewing more than I can bite? And what am I doing? Am I delegating things? Am I taking help from someone? So, if I'm not, then I should start doing it. If I'm cooking too many items at one time, some might get burned, some might be too salty. So, we need help over there, or we need to reduce the items that we are making. So, we have to constantly ask ourselves these questions so that we can manage what we are doing. And the last thing is that we need to realign our life. We need to realign our energy or invest our energy where it is needed the most. At our workplace, we can delegate, we can let go of some things, we can ask for support. At our home, we can ask for support. We don't need to do everything perfectly, right? And if your family is cooperating with you, very good. Otherwise, you try to adjust other things so that you can manage. I also do some pranayam and some energy healing and all that, so that I can refuel and recharge my own battery so that I can do my work with more energy and enthusiasm. I've also noticed that whatever I may be doing, if I'm paying full attention, if I'm present in it, then I feel more satisfied. And the people who are recipients, whether it's my family or it's my clients, they feel more satisfied too. Thank you very much. Hare Krishna. माँ बनने के बाद मैं जब हमारा शहर था तो वो छोटा सा था, तो मैंने जॉब के बारे में कुछ नहीं सोचा था। और मैंने सोचा कि मेरी बेटी का माँ मुझे जो लालन पालन करना है तो वो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं पहले विद्या भारती की कार्यकर्ता थी। तो विद्या भारती में मैंने 2-3 साल शिशु वाटिका में काम किया था। तो मेरे मन में विचार स्पष्ट थे कि मेरी बच्ची का मुझे कैसे पालन करना है। तो इसके लिए मैंने 2 या 3 साल के लिए मैंने कुछ आगे नहीं सोचा था, लेकिन मैंने सोचा कि वो मैं जो मेरा म्यूज़िक है, तो मैंने 2 साल शादी से पहले उसके किए थे। तो फिर बाद में मैंने मेरी म्यूज़िक की पढ़ाई चालू रखी और उसमें वो मैंने पूरी की, और वो मुझे पूरक भी हुई कि मेरी बेटी के विकास के लिए भी मुझे उसको भी उसमें इंटरेस्ट जगा। तो म्यूज़िक मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और साथ में मैंने अच्छे पुस्तकें पढ़ी, फिर अच्छी मतलब सबके साथ उस घर में जो वातावरण था तो उसमें भी मैं एडजस्ट हुई। वो सब कुछ हुआ इसलिए
मैंने शादी के बाद और मेरी बच्ची के जन्म के बाद मैंने ऐसा सोचा, और 2-3 साल तक मैंने कुछ नहीं किया और सिर्फ अपनी बेटी के विकास के लिए दिए। नमस्कार. घरामध्ये जर मुलांना सांभाळणारं कोणी नसेल तर नोकरी आणि व्यवसाय करणाऱ्या बायकांचे काय हाल होतात हे माहितीच आहे. त्यावरती पर्याय म्हणून मी काय केलं की व्यवसाय हा तर माझा नुकताच झाला होता, अजून सेटलमेंटही झालेली नव्हती. सरकारी नोकऱ्यांसारखं आपल्याला घरी राहून पगार मिळणं शक्य नसतं. त्यामुळं 3 महिन्यानंतर हळूहळू दवाखाना जायला सुरुवात केली आणि मग नंतर मात्र दोन्ही वेळेला जायला लागले. मग मुलांसाठी मात्र एवढं पथ्य पाळलं की माझ्या दवाखान्यात एक मी त्यांच्याच वयाचा खेळणारा त्यांच्याबरोबर असा थोडासा एक मुलगा ठेवला की जो त्यांच्याबरोबर खेळेल, मला मदत राहू दे पण त्यांच्याबरोबर खेळून त्यांना तो रमवेल ही मात्र काळजी घेतली. त्यामुळे असा फायदा झाला की मला माझा व्यवसायही छान करता आला आणि मुलंही छान आनंदाने दवाखान्यात यायला राजी होत असे. मग मुलं जेव्हा कळती झाली, त्यांना जेव्हा कळायला लागलं, तेव्हा मात्र आवर्जून संध्याकाळची वेळ मात्र त्यांची व्यायामासाठी ठेवली. म्हणजे मुख्यतः मैदानी खेळ हे त्यांनी खेळले गेले पाहिजेत. मग त्यासाठी एखादा रिक्षावाला हुडकला, जवळचे त्याचे मित्रमैत्रिणी यांना राजी केलं आणि तो त्यांना घेऊन येईल अशी मात्र व्यवस्था केली. त्यामुळं त्यांची सर्वांगीण वाढ होण्यासाठी खूप चांगली मदत झाली. इतर वेळी जेव्हा मी सामाजिक कामासाठी सुट्टीच्या दिवशी बाहेर पडायची, तेव्हा मात्र मी त्यांना आवर्जून घेऊन जायची. 1-2 उद्देश त्यासाठी होते की आई बाहेर जाऊन काय करते हे मुलांना कळतं आणि दुसरी गोष्ट आपल्याबरोबर मुलं असल्यावर काळजी राहत नाही उशीर जरी झाला तरी. तर ह्या गोष्टीमुळं असा फायदा झाला की मुलं बहुश्रुत झाली की बाहेरच्या लोकांशी वागावं कसं, बोलावं कसं किंवा बाहेरचा वेगळा समाज हा कसा आहे हेही त्यांना माहिती झालं आणि आई आपली बाहेर जाऊन काय करते नेमकं हेही त्यांना कळलं. त्यामुळे ते कधी असे म्हणायचे नाहीत की आई तू सारखी कशी बाहेर जातेस, आज सुट्टी आहे. त्यामुळे असा त्यांच्याकडून कधी प्रश्न माझ्याकडे आला नाही. ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे मुलांची सर्वांगीण वाढ ही झाली आणि असा एक प्रयत्न केला की शक्यतो त्यांना मिळून सर्व कामं करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं त्यांचा क्वालिटी टाईम त्यांना देता आला आणि असं गिल्टी किंवा अपराधी भावना राहिली नाही की मुलं एकटी घरी आहेत आणि आपण काहीतरी करतोय. त्यामुळे असे काहीतरी मार्ग काढत गेले आणि बालपण त्यांचं चांगलं सुखकर होऊ गेलं. It was so great to have an insight into your beautiful journey as a mother and professional. Each of your journeys reassures the young mothers that it's okay and perfectly fine to not be perfect. Walking ahead, analyzing, and giving your best at all times is what matters the most. Thank you for giving more confidence to all young mothers to keep moving forward. We look forward to having a deeper insight into this journey. Stay tuned for episode 3 to know more.